हेलो बच्चों, तो आज हम डुअल नेचर का वन शॉट करने वाले, मतलब एक ही बार में पूरा चैप्टर निपटाने वाले। ये वीडियो मैं इतने अच्छे से बताऊंगा कि अगर आपने आज से पहले कभी डुअल नेचर नहीं भी पढ़ा है फिर भी आपको डुअल नेचर बहुत अच्छे से समझ आने वाला है। मेरी गारंटी है कि नीट के सारे क्वेश्चन अगर आपने ये वीडियो देखा तो बनेंगे ही बनेंगे। इवन दो आप पूरा लॉन्ग लेक्चर पढ़ने के बाद भी ये वीडियो देख सकते हैं कि शॉर्ट नोट कैसे बनाना है, किन चीज़ों को याद रखना है। ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, ये मेरी गारंटी है भाई। एक बार अच्छे से देख लेना। आप ये करना कि पूरा वीडियो पहले एक बार देखना, फिर अगर आपको नोट करना हो तो सेकंड बार देख के नोट करना, लेकिन पूरा वीडियो पहले एक बार देखना। आपको समझ आएगा कि ये चैप्टर कितना सिंपल है। बहुत सारे लोग ये चैप्टर को बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। मतलब ये चैप्टर ये इतना कुछ है नहीं इस चैप्टर में, इतना सिंपल सा चैप्टर है, लेकिन ये पढ़ने के टाइम इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं कि इसके क्वेश्चन बनते नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे बनाना होता है, और आप देखना कि है कुछ नहीं इस चैप्टर में, इतना ईजी सा है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं भाई। डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन पढ़ना है, उसके नोट्स बनाना। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम लिख देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा चैप्टर का नाम, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। हम ये स्टार्ट करते हैं, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ठीक है, सबसे पहले ये चैप्टर को समझते हैं, एकदम मस्त से समझेंगे, एक एक चीज समझ आने वाले। सबसे पहले हिंदी मीडियम वाले हो फिर भी आपको ये चैप्टर समझ आएगा, क्योंकि सिर्फ कुछ कुछ टर्म्स ही इंग्लिश में, बाकी पूरा कॉन्सेप्ट हिंदी में ही रहेगा। हम पढ़ते ही हिंदी में है, बस वर्ड्स को मैं इंग्लिश में लिखूंगा। तो ध्यान समझना, इस चैप्टर को मैंने 3 भागों में बांटा है। ध्यान समझना, वेव, पार्टिकल और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, 3 भागों में बांटा है। चैप्टर का नाम है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। मतलब मैटर और रेडिएशन के 2 नेचर पढ़ने हैं। इसका मतलब मैटर और रेडिएशन पहले कुछ और नेचर शो करते थे, इस चैप्टर में कोई और नेचर शो करने वाले हैं, तभी तो इसका नाम डुअल नेचर हुआ ना मेरे भाई। ठीक है, तो मैटर जो है, मैटर किसको बोलते हैं, पहले कुछ चीज समझना। मैटर किसको बोलते हैं तो आपको पता होना चाहिए। सर मैटर बोलते हैं हर वो चीज जिसके पास मास है, जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, उसको मैटर बोलते हैं, हाँ कि ना। और रेडिएशन क्या है, तो रेडिएशन के बारे में सिंपली समझो, ये एक एनर्जी है, ये है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। और आपने देखा होगा कि जो सनलाइट है उसके पास कोई मास नहीं है। आप अगर सनलाइट को ऐसा क्या वो करो तो आपको कोई भार नहीं लगेगा, कोई मास नहीं है, कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं करता है। अगर आप सनलाइट को ऐसे ऐसे अपने अंदर रखना चाहो तो अंदर रख नहीं सकते। इसका मतलब ये जो है, ये ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है। तो इन्हीं 2 लोगों के बारे में पढ़ना है जो अलग अलग है। मैटर मतलब हर वो चीज़ जिसके पास मास है, वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, जैसे मैं, ये पेन, ये सब क्या हो गया, मैटर हो गया। और रेडिएशन मतलब कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, इसी को फिजिक्स में बोला जाता है वेव। ठीक है, तो इस चैप्टर में एक मैटर है जिसके पास मास वॉल्यूम है, और एक रेडिएशन है। एक मैटर है जिसके पास मास और वॉल्यूम है, एक रेडिएशन है जो है वेव। इन दोनों के बारे में हमको पढ़ना है। इसको, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैटर, इसको हम इस चैप्टर में एज अ वेव पढ़ने वाले हैं, एज अ वेव। आया समझ। और जिसको आज तक, रेडिएशन को जिसको हम लोग वेव बोलते थे, उसको हम लोग एज अ पार्टिकल या मैटर पढ़ने वाले हैं। बस इतना अभी आप लोग समझो। आज से पहले जिसको आप मैटर बोलते थे, मैटर मतलब हर वो चीज जिसके पास मास है, वॉल्यूम है, उसको वेव बोलोगे। आज से पहले रेडिएशन, जो एक्चुअल में एक एनर्जी का ट्रांसफर है। सनलाइट क्या है भाई, एनर्जी का ट्रांसफर। देखो, अगर आप कांच लगा दो तो कोई अब ये तो पता है कि सर अगर मैं अपने आप को ग्लास में बंद कर लूँ, अगर मैं अपने आप को ऐसे ग्लास में बंद कर लूँ तो ये तो पता है कि सर अगर यहाँ से कोई चीज़ आना चाहे तो मेरे अंदर आ नहीं सकता, ग्लास के अंदर। लेकिन जो सनलाइट है वो तो ग्लास के अंदर आ जाता है। इसका मतलब क्या समझ आया सर, सनलाइट कोई वस्तु नहीं है, कोई सामान नहीं है, उसको ग्लास से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो एनर्जी है, एनर्जी तो ग्लास से पार हो सकता है। मतलब जिसको हम लोग आज से एनर्जी बोलते थे, एनर्जी को ही एक्चुअल में वेव बोला जाता है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी को। उसको हम लोग इस चैप्टर में पार्टिकल या मैटर जैसा पढ़ने वाले हैं। जिसको हम मास, जिसके पास मास होता था, वॉल्यूम जिसको मैटर बोलते थे, उसको हम एज अ वेव पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। क्या बोल रहा हूँ, समझ आ रहा है मेरे भाई। तो मैंने इस चैप्टर को, देखो मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान समझना। इस चैप्टर को मैं 3 भागों में पढ़ाने वाला हूँ। एकदम अच्छे से समझोगे ना तो मेरी गारंटी है अगले 1 घंटे में ये चैप्टर मैं निपटा दूंगा, और इतने अच्छे से निपटाऊंगा कि आपका एक एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो पहला पार्ट मैं लेने वाला हूँ इसमें फोटोन या वेव।
सेकेंड पार्ट लेने वाला हूँ मैं इसमें पार्टिकल, ठीक है, जिसको हम लोग मैटर बोलते हैं। और थर्ड पार्ट लेने वाला हूँ मैं इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और फोर्थ में मैंने ग्राफ को अलग से बताता हूँ, तो मैं ग्राफ को अलग से बताऊँगा, ग्राफ। ये 4 पार्ट मैं बताऊँगा। इसके अलावा इवन तो यहाँ से जेई के भी क्वेश्चन बनाओगे तो बनेंगे, इसके अलावा इस चैप्टर में कहीं से भी क्वेश्चन नहीं आते। जितना अच्छा सिंप्लीफाई हो सके मैं उतने अच्छे से बताऊँगा, जो शॉर्टकट है वो सब बताऊँगा। बस इतना समझो, ये चैप्टर है। अभी मैंने चैप्टर को आप ब्रीफ दे दिया है। इस चैप्टर में ड्वेल नेचर किसका है? मैटर, जिसको आज से पहले हम लोग क्या बोलते थे? जिसको आज से पहले हम लोग बोलते थे क्या? मैटर। उसको हम लोग वेव बोलेंगे। और वेव एक्चुअल में एनर्जी जो होता था, जिसके पास कोई मास नहीं होता था, उसको हम एज अ पार्टिकल पढ़ने वाले हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या आपको? ठीक है, चलो अब इसके बाद हम लोग करते हैं। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फाइनली, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट है फोटोन, ये फर्स्ट है। यहाँ से आपको नोट्स बनाना है, लेकिन अभी नहीं, पहले पूरा देखो। फोटोन, या इसी को हम लोग रेडिएशन, इसी को इस चैप्टर में लाइट भी बोल सकता है, इसी को वेव भी बोल सकता है, वेव भी बोल सकता है, वेव, और इसी को रे भी बोल सकता है। ये है। तो देखो, जो मेनली हमारे पास जो सोर्स होता है, जो मेनली हमारे पास क्या होता है? सोर्स होता है। वो कहाँ से आता है? वो सोर्स कहाँ से होता है बताओ? जो हमारे पास रेडिएशन का सोर्स है वो कहाँ से आ रहा है? तो वो जो सोर्स हमारा आ रहा है वो आता है हमारा कहाँ से भाई? सनलाइट से। जो हमारा मेन सोर्स होता है लाइट का, वो क्या होता है? सनलाइट ही होता है, हाँ कि ना? ठीक है। तो सनलाइट से हमारे पास क्या आता है? रेडिएशन आता है। ठीक है, यहां तक समझ आया? सनलाइट से आ रहा है रेडिएशन, ठीक है। ये है रेडिएशन। जो मैं बोल रहा हूं वो अच्छे से समझना। ये है रेडिएशन। रेडिएशन, ये जो रेडिएशन है ये एक्चुअल में है वेव। ये है वेव। वेव मतलब अभी सब लोगों ने सोचा ये वेव है, क्योंकि इसके पास कोई मास नहीं है, कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं करता, तो इसको हम लोगों ने बोल दिया वेव। इस चैप्टर में आते आते ये वेव बन गया है पार्टिकल। तभी तो डुअल नेचर हुआ ना भाई। वेव शो कर रहा है एज अ पार्टिकल जैसा बिहेवियर, पार्टिकल, पार्टिकल। और इस पार्टिकल का नाम रखा गया है फोटोन। इस पार्टिकल का प्लैंक ने रखा है इसका नाम फोटोन। आया समझ? इस पार्टिकल का नाम ही क्या है? फोटोन। जो मैं बोल रहा हूँ अच्छे से समझोगे तो आपको हर एक चीज़ बहुत ही अच्छे से समझ जाएगा। आज तक जिसको हम लोग वेव बोलते थे उसको बोल दिया गया है पार्टिकल। कैसे बोला गया? तो ऐसा सोचा गया कि आप लोग जैसा सोचते हो, देखो क्या बोला गया, आइंस्टीन के द्वारा क्या बोला गया, आप जैसा सोचते हो कि जो वेव है हो सकता है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हो। हमको नहीं दिखता क्योंकि हमारा आई उतना सेंसिटिव नहीं है। जैसे आप चींटियों को दूर से देखोगे तो एक लाइन जैसा दिखता है, आप चींटियों को दूर से देखोगे तो एक लाइन जैसा दिखता है, लेकिन आप बहुत पास से देखोगे तो आपको समझ आएगा कि बहुत छोटी छोटी चींटियों से मिलकर बना हुआ है। तो वैसे ही बोला गया कि ये जो वेव जैसा लग रहा है तुमको सन का लाइट, हो सकता है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हो। यहाँ तक क्लियर हुआ कि मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये जो वेव आज तक बोलते हैं उसको हम लोग इस चैप्टर में बोलेंगे पार्टिकल। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, पार्टिकल बोलेंगे। तो फिर बोला गया कि ये जो पार्टिकल है इसका नाम क्या रखे? तो इसका नाम रखा गया है फोटोन। यहाँ तक क्लियर हुआ? इसका नाम रखा गया है फोटोन। अब सबसे पहला यहाँ से जो तुमको याद रखना है, इन फोटोनों की एनर्जी होती है, तो एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला आपको याद रखना है। एनर्जी ऑफ फोटोन आपको याद रखना है। एनर्जी ऑफ फोटोन, जो मैं बोल रहा हूँ वो याद रखना है, रट लेना है। एनर्जी ऑफ फोटोन, अभी कुछ मत सोचो, Sc/λ पहले याद रखो, दूसरा याद रखो h/nu, तीसरा याद रखो Pc, चौथा याद रखो mc का स्क्वायर। इतने सारे फॉर्मूले हैं एनर्जी ऑफ फोटोन के। इन्हीं से बहुत बार क्वेश्चन आता है, इन्हीं से कई बार क्वेश्चन आता है। तो आपको ये एनर्जी ऑफ फोटोन याद रखना है। यहाँ तक क्लियर हुआ कि ये एनर्जी ऑफ फोटोन है, ये एनर्जी ऑफ फोटोन है, ये आपको याद रखना है। एनर्जी ऑफ फोटोन मतलब ईच पार्टिकल, एक हर ये जो वेव है इसका सबसे छोटा पार्टिकल जो है उसका नाम फोटोन है, और इस एक एक फोटोन की एनर्जी है Sc/λ। इसके बहुत सारे नाम रखे गए हैं यार, इसके एक ही नाम थोड़ा, इसके बहुत सारे नाम है। जैसे इसका नाम क्वांटा भी बोलते हैं, क्वांटा, ठीक है। इसको और क्या बोलते हैं? एनर्जी बंडल भी बोलते हैं, एनर्जी बंडल, और अब बंडल, एनर्जी बंडल, क्वांटा, ये सब बोलते हैं। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? ये मैंने बोला।
अभी कुछ मत सोचो सर ये H क्या है, C क्या है, कुछ भी नहीं सोचना है, मैं जो बोल रहा हूँ वो याद रखना, मैं सब बता दूंगा। यहाँ पर जो H है, अब देखो ध्यान से, एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी का यूनिट होता है जूल, तो अगर मुझे ये जूल में चाहिए तो ये सब भी ऐसा यूनिट होना चाहिए। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ पर जो H है, यहाँ पर जो H है वो है प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। जो बोल रहा हूँ मैं याद रखो। C है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट को हिंदी में बोलते हैं प्रकाश की चाल, तो स्पीड ऑफ लाइट प्रकाश की चाल, ये इसका है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, मतलब वो जो सनलाइट हमारे पास आता है वो कितनी स्पीड से आता है, तो वो स्पीड से आता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, लेकिन ये कब है, जब वैक्यूम में है, ठीक है। सी, यहाँ पर जो लैम्डा है, अभी बस इसका नाम याद रखो, वेव लेंथ, एक नया नाम याद रख लो, वेव लेंथ, बस एक नाम याद रख लो, वेव लेंथ। वेव लेंथ का ऐसा यूनिट होता है, ऐसा यूनिट होता है मीटर, ठीक है। इसके बाद जो न्यू है, ये जो है ये है फ्रिक्वेंसी, अभी बस इसका नाम याद रखो, फ्रिक्वेंसी, और इसका होता है यूनिट पर सेकंड, या इसी का यूनिट हो सकता है हर्ट्ज। यहाँ तक समझ आया, ठीक है। इसके बाद जो P है, जो P है वो है मोमेंटम, वो है मोमेंटम, P है वो है मोमेंटम। ये जो मोमेंटम है इसका यूनिट होता है kg मीटर पर सेकंड। अभी ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है पूरा अच्छे से बता देता हूँ। यहाँ पे जो m है ये है मास ऑफ फोटोन, मास ऑफ फोटोन, एक एक जो पार्टिकल है उनका मास है, मास ऑफ फोटोन, ठीक है। यहाँ तक मैंने बता दिया, और मास ऑफ फोटोन है तो मास है तो इसका यूनिट होगा kg में, ये ऐसा यूनिट है। यहाँ तक आपको समझ आया कि जो मैंने बोला है कि आज तक जिसको तुम वेव बोलते थे, वेव जो ऐसे ऐसे आता था, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है इस चैप्टर में, क्योंकि वेव को हम लोग ने ऐसा पार्टिकल माना है, इसका नाम है फोटोन, तो एनर्जी ऑफ फोटोन के ये सब फॉर्मूले, ये आपको याद करने हैं। लेकिन क्वेश्चन में तुम देखोगे तो सर H और C का मान तो फिक्स है, H और C का मान तो फिक्स है, तो सर H और C को हम लोग पहले से सॉल्व करके रख लेते हैं ना, ताकि हमको फ्यूचर में काम है। तो हम इसके अलावा E के शॉर्टकट्स याद रखते हैं भाई, शॉर्टकट, शॉर्टकट, ठीक है। यही हमारे लिए महत्वपूर्ण है, अगर हम नीट जेईई दिला रहे हैं तो हमको यही सब मेन काम आने वाला है। तो यहाँ से E का जो शॉर्टकट है वो क्या क्या है देखिए, E का जो शॉर्टकट है वो क्या क्या है देखिए भाई, वो है, पहला है 2 इंटू 10⁻⁻25 अपॉन लैम्डा। लैम्डा किस में रखोगे, मीटर में, लैम्डा किस में रखोगे, मीटर में, तो आंसर किस में आएगा, याद रखना, जूल में। सबसे पहले समझो एनर्जी का जो यूनिट होता है, ई हमारा है एनर्जी, ई हमारा है एनर्जी, ये होता है जूल में। या इस चैप्टर में और क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, वो मैं सब बता दूंगा, अभी ये याद रखो, ये जूल में होता है। इसके अलावा और कौन कौन से शॉर्टकट फॉर्मूले देखो, इसका एक और जो फॉर्मूला है वो है 1240 अपॉन लैम्डा, किस में आ जाएगा यहाँ पे, नैनोमीटर में, लेकिन इसका यूनिट क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये सब एनर्जी का यूनिट है भाई, ये सब ध्यान रखना। इसके अलावा 12400, लेकिन लैम्डा किस में रखना है आपको, एंगस्ट्रॉम में, तो यहाँ पर आंसर किस में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये एनर्जी का फॉर्मूला, ये शॉर्टकट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसके अलावा एनर्जी का और कौन सा, अगर ये तो लैम्डा है, लैम्डा दिया होगा तो, अगर न्यू दिया होगा तो आपको रखना है, देखो अगर आप यहाँ पर 6.6 इंटू 10⁻34 रखोगे और न्यू को हर्ट्ज में रखोगे, न्यू किस में होता है, हर्ट्ज में होता है, फ्रीक्वेंसी है, न्यू क्या है यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी, अगर ये हर्ट्ज में है तो आंसर आपका जूल में आएगा। लेकिन यहीं पे अगर आप ई को 4 पॉइंट, देखो ये आपको याद करना पड़ेगा, ये बहुत टफ नहीं है, बार बार क्वेश्चन बनाते हैं, 2-3 बार पढ़ते याद हो जाता है, ये चैप्टर इतना आसान है भाई, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान रखना। 10⁻⁻15, यहाँ पर जो न्यू है वो तो आएगा हर्ट्ज में, लेकिन ये पूरा आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। क्या आपको यहाँ तक समझ आया क्या, क्या ये बात मेरी क्लियर हुई क्या, ठीक है, ये क्लियर हुआ क्या आपको मैं जो बोल रहा हूँ, ठीक है। ये फॉर्मूले आपको एनर्जी के याद रखने, इतना ही है। देखो ये शॉर्टकट फॉर्मूले ही काम आते हैं, एग्जाम में सीधा न्यू हर्ट्ज में दिया होगा और आपको एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछेगा, यूनिट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट है, मैक्सिमम टाइम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही पूछता है, तो आपको ये याद रखना है, ये रखना है। अगर आपको जूल में पूछेगा तो ये रखना है, जूल में पूछेगा तो ये रखना है, लैम्डा का नैनोमीटर में दिया और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, यही सबसे फेमस है,
यही लैम्डा नैनोमीटर में दिया होता है और हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछता है, तो 1240 हम लोग कर देंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या आपको? ठीक है, अब देखो, अब इसके बाद देखो, मैंने जो बोला है वो आपको याद रखना है। यहाँ तक रहेगा ध्यान आपको। ये सब जो है वो शॉर्टकट है, इतना शॉर्टकट है, इतना शॉर्टकट आपको याद रखना है। मतलब क्लियर हुआ? ये मैंने क्या बताया है अभी, जो जिसको रेडिएशन बोलते थे उसको इस चैप्टर में हम वेव बोलेंगे, सॉरी जिसको वेव बोलते थे उसको पार्टिकल बोलेंगे। इन पार्टिकल्स का जो नाम है उसका नाम है फोटोन। किसने दिया है? प्लैंक ने दिया है। इन फोटोनों का अपना एनर्जी होता है, ये फोटोनों का एनर्जी है। यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर हुआ मेरे भाई? आपको क्वेश्चन में लैम्डा या न्यू में से कोई दिया होगा, एनर्जी ऑफ फोटोन निकालने बोलेगा। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए मैं जो बताने जा रहा हूँ ध्यान से समझना। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो एकदम ध्यान से समझिए भाई, तो और मज़े से समझ आएगा। ठीक है, अब देखो, अब ये जो है ये है सोर्स, ये है सोर्स, ये है सोर्स, ये है सोर्स। सोर्स मतलब जहाँ से फोटोन निकल रहे हैं वही होता है ना सोर्स। तो सोर्स के पास क्या होता है? पावर। इसके पास होता है पावर, सोर्स के पास पावर होता है और सोर्स के पास होता है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी और पावर होता है। जैसे आपने बल्ब लाया होगा तो बल्ब आपने पावर के हिसाब से लाते हो, 100 वाट का बल्ब है, 200 वाट का बल्ब है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो बल्ब है उसको हम लोग पावर से प्रेजेंट कर रहे हैं कि कौन कितने ज़्यादा पावरफुल है। 100 वाट का ज़्यादा ब्राइटनेस देगा, 200 वाट को उससे ज़्यादा देगा। तो वैसे ये जो सोर्स है सन है उसके पास पावर होता है। ये क्या निकालता है? छोटे छोटे पार्टिकल्स निकालता है जिनका नाम होता है फोटोन। यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ से क्या क्या आता है देखो, पहला तो एनर्जी ऑफ फोटोन पूछेगा। सेकंड यहाँ से आपको और क्या पूछेगा, ध्यान समझो। यहाँ से आपको पूछेगा कि बताओ ये जो सोर्स है ये प्रति सेकंड, हर एक सेकंड कितने फोटॉन्स निकाल रहा है। देखो जो सन है वो तो लाइट दे ही रहा है ना, वो तो लाइट फेंक रहा है हमारी तरफ। सन क्या कर रहा है? लाइट हमारी तरफ फेंक रहे हैं, तो वो हर सेकंड कुछ फोटॉन्स निकालते जा रहे हैं, निकालते जा रहे हैं। तो यहाँ से जो फेमस क्वेश्चन है, जो सबसे फेमस क्वेश्चन है यहाँ का, वो है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स बताओ। यहाँ नंबर ऑफ फोटॉन्स, ये जो फोटॉन्स निकल रहे हैं वो नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने होंगे प्रति सेकंड, हर सेकंड नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने होंगे ये पूछता है। तो पहला तो एनर्जी पूछता है जिसके बारे में मैंने आपको पूरा बता दिया। सेकंड यहाँ से क्या पूछता है? नंबर ऑफ फोटॉन्स। ध्यान से देखना, यहाँ से नंबर ऑफ फोटॉन्स पूछते हैं। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बताने जा रहा हूँ। देखो यहाँ से जो सबसे फेमस है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड। यहाँ तक आया कि समझ आपको? यहाँ अब मैं नेक्स्ट टॉपिक बताने जा रहा हूँ वो है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड। ध्यान समझना। अब ये जो सोर्स है यहाँ से हम लोग मान रहे कि छोटे 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 फोटॉन्स निकल रहे हैं, मतलब पार्टिकल्स निकल रहे हैं छोटे छोटे। अब ये पर सेकंड कितने निकलते हैं तो आपको याद रखना है, नंबर ऑफ फोटॉन्स होता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स होता है। पावर, ये मोमेंटम नहीं है, उसको भी मैंने पी बोला था, इसको भी मैं पी बोल रहा हूँ। चलो मैं पी ओ बोल देता हूँ। ठीक है, इसको क्या बोले पावर को, तो इसको मैं पावर को पी लिख रहा हूँ, पावर अपॉन एनर्जी ऑफ फोटॉन। इसको अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो पी अपॉन ई है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, हर सेकंड कितने फोटॉन्स निकल रहे हैं, तो ये होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स। ये होता है पावर अपॉन एनर्जी, पावर अपॉन एनर्जी, पावर अपॉन एनर्जी। आपको इतना याद रखना है, पावर अपॉन एनर्जी। ठीक है, ये आपको याद रखना है, पावर अपॉन एनर्जी। यहाँ तक क्लियर हुआ? नंबर ऑफ फोटॉन्स, पावर अपॉन एनर्जी, ये है फोटॉन पर सेकेंड, फोटॉन्स पर सेकेंड का फॉर्मूला है, पावर अपॉन एनर्जी। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, अब देखो यहाँ पे एनर्जी हो सकता है आपको एस बाय लैम्डा दिया, अगर आपको लैम्डा दिया हो तो आप एस बाय लैम्डा रखेंगे, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पी डिवाइडेड बाय ई की जगह एस और ऊपर क्या आ जाएगा? लैम्डा। यहाँ तक क्लियर हुआ? जो बोल रहा हूँ ध्यान से देखना। पावर जो है अगर आपको दिया हुआ है तो आपको नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने बोलेगा। ठीक है, पहला ये बोल सकता है। दूसरा आपको बोल सकता है इंटेंसिटी। यहाँ पर एक टर्म और आता है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी 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 मतलब होता है कि सन का जो पावर है वो आपको कितना फील हो रहा है, वो इंटेंसिटी है। हो सकता है मैं सन के पास में हो तो मुझे इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा फील होगा, मैं अगर सन से दूर में हो तो इंटेंसिटी मुझे कम फील होगा। तो इंटेंसिटी क्या होता है जो मैं बोल रहा हूँ वो याद रखना। ठीक है, इंटेंसिटी क्या होता है? देखो
इंटेंसिटी होता है, आई से रिप्रेजेंट करते ये होता है पावर अपॉन एरिया, पावर अपॉन एरिया। ये जो ए है वो एरिया है और ये जो पी है वो पावर है। यहाँ तक क्लियर हुआ? कई बार आपको पी नहीं देता क्वेश्चन में, पावर नहीं देता, उसकी जगह इंटेंसिटी दे देता, तो पावर इक्वल टू आई इंटू ए भी लिख सकते हैं। अरे हाँ कि ना मेरे भाई, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई ए लैम्डा अपॉन एच सी। आई ए लैम्डा अपॉन एच सी। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, एन बराबर होता है आई ए लैम्डा अपॉन एच सी, ये हमको याद रखना है। ठीक है, एन बराबर आपको बेसिक फॉर्मूला याद रखना है, पावर अपन एनर्जी। पावर दिया होगा तो पावर रख देना, इंटेंसिटी दिया होगा तो पावर की जगह आई इंटू ए, इंटेंसिटी इंटू एरिया दिया होगा तो वो रख देना, ई का वैल्यू सीधा दिया तो रख देना, नहीं तो लैम्डा दिया होगा तो लैम्डा रख देना। ध्यान रखना यहाँ पर सभी को, सभी ऐसा यूनिट में होंगे, ऐसा ही यूनिट में होंगे। जो मैं बोल रहा हूँ भाई अच्छे से पढ़ लोगे इतना तो आपका बहुत इजी वे में कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे देखो आई ए लैम्डा चेंज हो सकता है लेकिन एस सी का वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा, तो मैं बोल देता हूँ ना 1/SC को हमेशा याद रखना। 1/SC की जगह आप रख सकते हो 5 × 10⁻²4, ये रख सकते हो। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या मैं जो बोल रहा हूँ? ठीक है, ये है 1/SC का वैल्यू। यहाँ तक क्लियर हुआ? ये मैंने क्या बताया, नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने का फॉर्मूला, पावर अपन एनर्जी करके। जो मैं बोल रहा हूँ ये अपने आप में शॉर्ट नोट भी है, कंप्लीट नोट भी है। अगर आपने आज तक नहीं पढ़ा है फिर भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है। पहला क्या बोलता है कि एक रेडिएशन है, उसके फोटोन की एनर्जी निकालो। सेकंड बोल सकता है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड निकालो। तीसरा बोल सकता है इंटेंसिटी क्या होता है। तो इंटेंसिटी क्या होता है, तो मैं आपको इंटेंसिटी बताया। इंटेंसिटी क्या होता है बताओ? तो इंटेंसिटी होता है हमारा पावर अपॉन एरिया। इंटेंसिटी होता है पावर अपॉन एरिया। ये है इंटेंसिटी, इंटेंसिटी पावर अपॉन एरिया। इसका यहाँ पे काम पड़ता है नंबर ऑफ फोटॉन्स में। और यहाँ से क्या पूछ सकता है, और यहाँ से क्या पूछ सकता है, तो ये नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड। यहाँ से पहला वो, दूसरा ये, और तीसरा यहाँ से पूछ सकता है नंबर ऑफ फोटॉन्स, बस पर सेकेंड नहीं, नंबर ऑफ फोटॉन्स, केवल नंबर ऑफ फोटॉन्स पूछेगा। ठीक है, इसको देखने से पहले एक चीज़ ये कर लो। ठीक है, यहाँ तक समझ आया कि नहीं है? ठीक है, अगर अब देखो इसी में, देखो इसी में मैं स्टार लगा रहा हूँ। अगर इफिशियंसी दे दे, अगर इफिशियंसी दे दे, कहाँ देगा क्वेश्चन में? अगर इफिशियंसी दे दे, ठीक है, अगर क्वेश्चन में कभी इफिशियंसी दे दे तो क्या करना है? देखिए नंबर ऑफ फोटॉन्स आपको पता चल गया, पावर अपॉन एनर्जी। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, समझना कि कोई बल्ब जितना ज़्यादा ब्राइटर होता है, कोई बल्ब जितना ज़्यादा ब्राइटर होता है वो उतने ज़्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड फेंकता है। कोई बल्ब जितना ब्राइटर होगा उतने ज़्यादा नंबर ऑफ उतना ज़्यादा फेंकेगा। क्या हो सकता है, कभी वोल्टेज अगर डाउन हो या कुछ प्रॉब्लम हो तो बल्ब को जितना चमकना चाहिए उतना उससे कम चमकेगा। इसका मतलब अगर वो कम चमक रहा है तो उसमें नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या होंगे? कम फेंक रहा होगा। अगर वो कम चमक रहा है तो नंबर ऑफ फोटॉन्स कम फेंक रहा होगा। अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स कम फेंक रहा है इसका मतलब उसकी एफिशिएंसी कम हुई है। अगर देखो पहले अगर वो 100 वाट का है तो वो 100 फोटॉन्स फेंकता है, अगर वो 50 वाट का हो गया तो वो 50 फोटॉन्स फेंकेगा। मतलब आपको समझ आ रहा है कि ब्राइटनेस कम होने से फोटॉन्स कम हो गए। तो क्वेश्चन कई बार बोलते हैं कि मान के चलो जो बल्ब है उसकी एफिशिएंसी 50% है, मतलब जितने फोटॉन्स फेंकने हैं उसका 50% मतलब आधा। तो अगर कभी आपको एफिशिएंसी दे दे, कभी आपको एफिशिएंसी दे दे तो आपको क्या करना है? नंबर ऑफ फोटॉन्स का फॉर्मूला P/E तो होता ही है। अगर दे दे तब आपको एफिशिएंसी, ईटा लिखा है ना, एफिशिएंसी डिवाइडेड बाय 100 कर देना है, इसका मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पर जो ये है, ये ईटा जो है, ईटा वो है इफिशिएंसी। इफिशिएंसी जनरली परसेंटेज में ही देगा, 50% तो यहाँ पर 50/100 हो जाएगा। आया समझ? यहाँ तक एफिशिएंसी दे दे तो ये हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, ये मैंने आपको नंबर ऑफ फोटॉन्स बताया, ये है फॉर्मूला। इसी में तीसरा नंबर ऑफ फोटॉन्स बस बोले, नंबर ऑफ फोटॉन्स बस बोले, पर सेकंड नहीं, सिर्फ नंबर ऑफ फोटॉन्स बोले तो क्या होगा? देखो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड को टाइम से मल्टीप्लाई कर देना। क्वेश्चन में टाइम दिया होगा उस टाइम से
मल्टीप्लाई कर देना तो आपके नंबर ऑफ फोटॉन्स मिल जाएंगे। ऐसा देखो, मान के चलो एक लाइट है, वो हर सेकंड 10 फोटॉन फेंक रहा है। एक लाइट है, वो हर सेकंड 10 फोटॉन फेंक रहा है, हर एक सेकंड में 10 फोटॉन फेंक रहे हैं, तो 2 सेकंड में कितने फेंकेगा? 20 फोटॉन। 3 सेकंड में कितने फेंकेगा? 30 फोटॉन। तो समय को नंबर ऑफ फोटॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड से, तो हमारा क्या निकल जाएगा? तो हमारा निकल जाएगा नंबर ऑफ फोटॉन्स। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या जो मैंने बोला आपको? ठीक है, ये है नंबर ऑफ फोटॉन। यहाँ से और क्या क्या निकालने बोलता है, ध्यान से समझना, जो मैं बोल रहा हूँ वो ध्यान से समझना भाई। यहाँ से और क्या निकालने बोलता है? और क्या निकालने बोलता है, देखो यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक है, यहाँ से और क्या निकालने बोलता है, देखो तो एक तो एनर्जी हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा, 3 चीज़ें हो गए। और यहाँ से क्या निकालने को बोलता है? यहाँ से और कुछ भी नहीं निकालने को बोलता है, इतना ही बोलता है। यहाँ तक क्लियर हुआ कि आपको मैंने क्या बोला? इतना ही बोलता है। यहाँ तक आपको ध्यान रखना है। ये हमारा हो गया फोटॉन्स के बारे में। फोटॉन्स क्या है? जिसको हम लोग पहले वेव बोलते थे, रेडिएशन, जो हमको लाइट जैसा दिखता था, वो लाइट बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, उसका नाम है फोटॉन। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? यहाँ तक क्लियर हुआ जो मैंने बोला भाई? ये है रेडिएशन के बारे में। लेकिन मैं आपको ना कुछ और चीज़ बताने जा रहा हूँ ना, कुछ और चीज़ बताने जा रहा हूँ। देखो ये जो है ना, ये जो है, ये पहले रेडिएशन हुआ करता था। पहले क्या हुआ करता था? ये रेडिएशन हुआ करता था। ठीक है, इस चैप्टर में हमको रेडिएशन जो है वो वेव हुआ करता था, उससे कोई मतलब नहीं है। ये जो रेडिएशन है पहले वेव हुआ करता था, उससे कोई मतलब नहीं है। इस चैप्टर में तो हम रेडिएशन को क्या मान रहे हैं? पार्टिकल। लेकिन जब ये रेडिएशन वेव हुआ करता था तो ना, एक्चुअल में कोई भी वेव होता है तो उसका एक इक्वेशन होता है। ये बहुत माइनर सा पार्ट है, आपको समझना है। ये जो रेडिएशन है वो पार्टिकल तो है ही, लेकिन पहले, ये पहले पहले क्या था? पहले क्या था? देखो पहले वेव था, वेव था। और वेव था मतलब इसका एक इक्वेशन हुआ करता था। तो वेव की क्या इक्वेशंस होते हैं? देखो वेव की इक्वेशन होते हैं ई नॉट साइन के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी। ये वेव का इक्वेशन हुआ करता था जब ये वेव हुआ करता था तब। अभी तो इस पूरे चैप्टर में हमको इस वेव का पार्टिकल नेचर ही पढ़ना है, लेकिन कई बार काम आ जाता है। तो जब ये वेव हुआ करता था, जैसे हमको अगर कोई चीज़ पढ़ना है तो उसके बारे में पीछे में थोड़ा पहले क्या हुआ करता था वो समझते हैं ना। तो जब ये वेव हुआ करता था इसका वेव इक्वेशन हुआ करता था, ये बी नॉट साइन के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी। साइन की जगह याद रखना कॉस भी दे सकता है, y बराबर ऐसा कुछ भी कभी भी दे दे। तो यहाँ से कैसा क्वेश्चन बनेगा मैं बस आपको वो बता रहा हूँ। यहाँ से क्वेश्चन कैसा बनता है ध्यान से देखिए, ऐसा दे देगा कुछ। ठीक है, कभी भी ऐसा दे दे, जब ये वेव हुआ करता था तो इसका इक्वेशन दे दे। अगर इसका इक्वेशन ऐसा दे दे तो यहाँ से क्या समझना है? यहाँ से क्या समझना है सर? फिर हमको हमारे काम का क्या है यहाँ से? तो ध्यान समझो, यहाँ से जब ये वेव हुआ करता था तो आपको समझना है टी के साथ जो है, टी के साथ जो है वो ओमेगा है, वो ओमेगा है। तो t से आपको ओमेगा का पता चल जाएगा। अगर ये इक्वेशन दिया होगा तो t के साथ जो लगा होगा, जैसे 10 लगा होगा t के साथ, तो 10 ओमेगा हो जाएगा। और ओमेगा बराबर होता है 2 पाई न्यू। तो न्यू बराबर क्या हो जाएगा? ओमेगा बाय 2 पाई। मतलब ये समझो कि जो t के साथ लगा होगा उसको 2 पाई से डिवाइड कर दोगे। अभी सिर्फ समझो, फिर क्वेश्चन बनाना तो और अच्छे से क्लियर होगा। अभी सिर्फ समझो, ये जो वेव है उसका पहले ये इक्वेशन हुआ करता था जब ये वेव हुआ करता था, लेकिन इस चैप्टर में तो पार्टिकल के बारे में पढ़ा है। इस चैप्टर में अगर इसके पहले कभी आपको पूछ ले तो सिर्फ इन्हीं चीज़ों के बारे में पूछेगा। अगर ये एक इक्वेशन दे दिया है तो वहाँ से आपको टी से ओमेगा का पता चल जाएगा, ओमेगा से न्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी का। एक बार आपको फ्रीक्वेंसी का पता चल चुका है तो आप इक्वेशन यहाँ से, इस इक्वेशन से आप एनर्जी ऑफ फोटॉन निकाल सकते हो। तो हमको जब ये वेव हुआ करता था तो पहला हमको इसका ये नेचर का काम है। दूसरा, जब ये वेव हुआ करता था तो इसका स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला होता था लैम्डा इंटू न्यू। हमको ये वेव नेचर का बस ये पहले का बस इतना सा पार्ट हमको ध्यान रखना है, बाकी तो पूरा पार्टिकल नेचर है। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या मैंने क्या बोला? आपको अच्छे से समझ आया हम मैंने यहाँ पर क्या बोला है? इतना क्लियर हुआ? देखो मैं इसको छोटा कर रहा हूँ ना।
ये इतना है आपका पार्टिकल नेचर के बारे में, ठीक है। जो रेडिएशन है उसका पार्टिकल नेचर, अगर रेडिएशन और या फोटोन बोल रहे हैं तो आपको बस इन्हीं चीज़ों के बारे में ध्यान आना चाहिए। ये एनर्जी है, नंबर ऑफ फोटोन, यहाँ से दो ही चीज़ फेमस है, एनर्जी और नंबर ऑफ फोटॉन्स, इतना ही पूछता है, इतना आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखो यही आपका एक पेज, ये पहले पेज का शॉर्ट नोट हो जाएगा। अब सेकंड समझो, इसमें सेकंड क्या है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग सेकंड पढ़ने वाले हैं पार्टिकल्स के बारे में। अभी हम लोगों ने रेडिएशन के बारे में पढ़ा, पार्टिकल या मैटर के बारे में। और मैटर इस चैप्टर में कैसा बिहेव करेगा, तो मैटर इस चैप्टर में वेव जैसा बिहेव करेगा, और इस वेव का नाम होता है डी ब्रॉगली वेव। मतलब रेडिएशन मतलब समझे ना, सनलाइट जो होता था वो रेडिएशन है, और ये सब क्या है, मैटर है। तो इस चैप्टर में हम मैटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आपको कोई मैटर दिया है, तो जैसे रेडिएशन का आपको एनर्जी निकालने बोला था, वैसे ही आपको मैटर का हमेशा वेवलेंथ निकालने बोलेगा। तो वेवलेंथ क्या होता है, देखो देखो वेवलेंथ क्या होता है यहाँ पे। तो जो वेवलेंथ होता है, जो पार्टिकल है उसका वेवलेंथ, अगर आपको कभी भी पार्टिकल का वेवलेंथ या डी ब्रॉगली वेवलेंथ बोले, मतलब समझ जाना वो मैटर के बारे में, मैटर का वेवलेंथ पूछ रहे हैं, फोटोन का नहीं, मैटर का। तो मैटर का वेवलेंथ का फॉर्मूला आपको जो मैं बोल रहा हूँ याद रखना है, H/P H/m V H/ यहाँ पर हो जाता है √2m K H/√2m QV। और क्या हो जाता है, देखो जो मैं बोल रहा हूँ बस उतना याद रखना, H/√3m KVT और H/ होता है QVR। इतना आपको याद रखना है, इतना आपको ध्यान। ये है, ये किसका फॉर्मूला है, तो ये है वेवलेंथ का। कौन सा वेवलेंथ, मैटर का वेवलेंथ। मैटर मतलब जैसे पेन का वेवलेंथ निकालने बोल दिया, तो एच का वैल्यू तो आपको पता होता है, मास पता होगा, और वेलोसिटी में हो, वेलोसिटी दिया होगा, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, मैटर का भी वेवलेंथ निकाल सकते हैं। देखो जैसे बोला जा रहा है कि जैसे जो रेडिएशन है वो पार्टिकल है, तो वैसे ही बोला गया है कि अब इसको भी हम वेव जैसा मानेंगे। अब वेव जैसा कैसे मान सकते हैं, ये मतलब वेव क्या होता है, वो तो एनर्जी है जो एक ही टाइम पे हर जगह प्रेजेंट है, लेकिन इसको हम लोग पार्टिकल को वेव जैसा कैसे मान सकते हैं। तो डी ब्रॉगली ने बोला कि पार्टिकल को वेव जैसा तभी मान सकते हैं जब कोई पार्टिकल किस में होगा, मोशन में होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना, कोई भी चीज़ को वेव तभी कहा जा सकता है, कोई भी चीज़ को वेव तभी कहा जा सकता है जब वो किस में होगा, मोशन में होगा। सब जब भी मोशन में होगा तभी वो कोई पार्टिकल वेव जैसा बिहेव करेगा। तो यहाँ से ये आता है। लेकिन ना इस चैप्टर में आपको कौन कौन से पार्टिकल के बारे में पढ़ना है वो ध्यान देना। पहले ये सब बता देता हूँ। यहाँ पे जो P है, यहाँ पे जो P है वो है मोमेंटम, वो है मोमेंटम। P जो है वो मोमेंटम है। यहाँ पे जो छोटा वाला V दिख रहा है वो है वेलोसिटी या स्पीड बोल दो, दोनों में से कोई भी लिखा हो तो आपको समझ जाना है वो V के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो K है, यहाँ पे ये जो K है ये है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे जो Q है, ये जो मैंने Q लिखा है, ये Q है चार्ज। ये जो V है, ये जो V है ये है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पे जो KB है ये है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। यहाँ पे जो T है, जो T है ये है टेम्परेचर, और टेम्परेचर किस में होता है, केल्विन में होता है। यहाँ पे जो Q है वो तो आपको पता है चार्ज है, B जो है वो है मैग्नेटिक फील्ड, और R जो है वो है रेडियस। आपको बस अभी इतना समझना है कि अगर आपको कभी भी पार्टिकल बोले, उसका वेवलेंथ निकाले बोले, तो इनमें से कुछ एक चीज़ दिया होगा। लेकिन हमको ये याद रखना है कि चैप्टर में ज़्यादातर पार्टिकल बोलता है तो क्या पूछते हैं, तो ज़्यादातर पार्टिकल में हम उन पार्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं जो पार्टिकल का मास बहुत कम होता है, क्योंकि मास जितना कम होगा वेवलेंथ उतना ज़्यादा होगा, वो उतना क्लियर वेव नेचर शो करेगा। तो हम छोटे छोटे पार्टिकल्स पढ़ते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, ये सब हम पढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे कौन कौन से पार्टिकल पढ़ते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन
और हम लोग पढ़ते हैं अल्फा पार्टिकल, इन्हीं के बारे में पूछता है। तो आपको इन सब का मास तो पता होना ही चाहिए, तभी तो ये क्वेश्चन बनेगा भाई, तभी तो ये बनेगा ना। आपको इन सब का मास पता होना चाहिए। तो मैं मास बता रहा हूँ, मास। तो इसका मास अगर AMU में बताऊँ तो 1/1837 AMU होता है, हाँ कि ना। इसका क्या होता है, 1 AMU होता है। इसका क्या होता है, 1 AMU से थोड़ा ज़्यादा होता है। इसका क्या होता है, ड्यूट्रॉन का क्या होता है, तो ड्यूटेरियम का न्यूक्लियस है। ड्यूट्रॉन क्या है, ड्यूटेरियम का न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में क्या होता है, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। तो इसका होता है 2 AMU। और अल्फा पार्टिकल क्या है, हीलियम का न्यूक्लियस, हीलियम का न्यूक्लियस है। तो हीलियम के न्यूक्लियस में क्या होता है, 4 AMU। ये आपको समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। इसके अलावा आपको इन सब का चार्ज पता होना चाहिए। चार्ज देखो, मैं AMU ऐसा यूनिट नहीं है। एक AMU बराबर होता है 1.6 × 10⁻27 kg। जो प्रोटॉन का मास होता है उसी को AMU बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ, ये है मास। इसके अलावा चार्ज, चार्ज चार्ज अब देखिए, चार्ज का क्या क्या है। जैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1e, इसके पास भी होता है 1e चार्ज। 1e मतलब 1.6 × 10⁻19 कूलम। 1e मतलब ये। न्यूट्रॉन के पास चार्ज होता है 0, ड्यूट्रॉन के पास चार्ज होता है 1e, और अल्फा पार्टिकल के पास चार्ज होता है 2e। यहाँ तक समझ आया क्या, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इन्हीं पार्टिकल्स का हमको वेव नेचर पूछता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1e बराबर होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम, और 1 AMU बराबर होता है मास ऑफ प्रोटॉन, और मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.6 × 10⁻27 kg, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 × 10⁻31 kg। आपको ये याद रखना है। ये है पार्टिकल का वेव नेचर। पार्टिकल का वेव नेचर बोलेगा तो ये, तो हमको ना ये सब चीज़ दिया होगा। QBR दिया होगा, वेव लेंथ पूछेगा तो QBR रख देंगे। ये हमको Q दिया होगा, V दिया होगा तो ये रख देंगे। लेकिन इसके अलावा ना हम लोग शॉर्टकट भी पढ़ते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन के लिए बोले तो इलेक्ट्रॉन के लिए आपको पता है कि सर उसका मास तो हमेशा फिक्स रहने वाला है। उसका H जो है वो तो हमेशा फिक्स होने वाला है। किसी के लिए भी 6.6 × 10⁻34 होता है, वो तो हमेशा फिक्स रहने वाला है। मास भी हमेशा फिक्स रहने वाला है। तो क्यों ना इसका भी शॉर्टकट बना ले, क्योंकि मेनली इन्हीं पार्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं, तो इनका शॉर्टकट बना लेते हैं। इसके अलावा एक दो और पार्टिकल है, बीटा माइनस बोले या बीटा प्लस बोले। तो बीटा माइनस से बीटा प्लस ना इलेक्ट्रॉन ही होता है। इसको पॉजिट्रॉन बोलते हैं। एक प्लस में होता है, एक माइनस होता है। इनका भी जो मास होता है वो होता है 1/837 AMU, और इसमें जो चार्ज होता है वो 1 ही होता है। यहाँ तक समझ आया आपको इन्हीं पार्टिकल्स के बारे में। तो क्यों ना सर इनका शॉर्टकट बना ले। तो मैं जो बोल रहा हूँ वो शॉर्टकट आपको याद रखना है। शॉर्टकट ठीक है। तो पहला शॉर्टकट देखो, पहला शॉर्टकट क्या है, देखो लैम्डा बराबर, लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए बता रहा हूँ ना, 12.27/√V। V किस में होना चाहिए, तो V है वोल्ट में होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। V है पोटेंशियल डिफरेंस, तो किस में होना चाहिए, वोल्ट में होना चाहिए। तो आंसर जो है वो हमारा एंगस्ट्रॉम में आएगा। यहाँ तक समझ आया। पहला मैंने इलेक्ट्रॉन के लिए बताया। इसके अलावा और क्या लिख सकते हो, इसका सेकंड शॉर्टकट फॉर्मूला 150/V। ठीक है, ये भी वही है, एंगस्ट्रॉम में आना चाहिए। V वोल्ट ही है। यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक है, सेकंड मैं बता रहा हूँ आपको प्रोटॉन के लिए। प्रोटॉन के लिए तो प्रोटॉन के लिए क्या हो जाएगा, 0.286/√V। ठीक है, यहाँ पर ये जो है ये किसमें, अगेन वही वोल्ट में ही है। थर्ड आपको बता रहा हूँ मैं ड्यूट्रॉन के लिए। ड्यूट्रॉन के लिए शॉर्टकट फॉर्मूला 0.202/√V। सबका आंसर एंगस्ट्रॉम में आएगा। और फोर्थ में आपको बता रहा हूँ, खासकर आपको पोटेंशियल डिफरेंस देता है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। और मैं फोर्थ बता रहा हूँ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का कितना होता है, 0.101/√V एंगस्ट्रॉम। तो पार्टिकल के बारे में अगर आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन बोल रहे हैं, मतलब वो लाइट के बारे में नहीं बोल रहे हैं। वो लाइट का नेचर तो अलग है, वो तो कम्प्लीटली अलग है। वो जो लाइट है उसको हम लोगों ने एज अ पार्टिकल पढ़ा है, और ये सब सारे पार्टिकल है जिनको हम एज अ वेव पढ़ रहे हैं। और वो वेव का वेव लेंथ, जैसे पार्टिकल जो होता है, जो मैटर है इस दुनिया में, उसका नेचर क्या है, उसके पास मास होता है। जब मेरे पास मास है, मैं एक वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता हूँ, वैसे जितने भी रेज हैं, जितने भी वेव्स हैं, वेव
उनके पास उनका नेचर क्या है, उनके पास वेव लेंथ होता है। तो वैसे ही हम लोग जब पार्टिकल को वेव जैसा पढ़ते हैं तो वेव को हम लोग वेव लेंथ निकालते हैं, वो वेव लेंथ का फॉर्मूला ये है। ये आपको शॉर्टकट याद रखना है। इसमें आपको दिख रहा होगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा, लेकिन मैंने न्यूट्रॉन का नहीं लिखा है। न्यूट्रॉन का वी के टर्म्स में नहीं लिख सकते क्योंकि उसके पास कोई चार्ज नहीं होता, तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में कोई फॉर्मूला हम लोग निकाल नहीं सकते। ठीक है, इसके अलावा आपको 5th नंबर में याद रखना है एक और फॉर्मूला मैं जो बोल रहा हूँ। अगर आपको कहीं भी गैसों की बात करें, गैस दिया हो या टेम्परेचर दिया हो, गैस दिया हो या टेम्परेचर दिया हो, तो लैम्डा का फॉर्मूला होता है 25.6 √m/T, और ये होता है एंगस्ट्रॉम में। यहाँ पर m को रखना है AMU में, देखो kg में नहीं रखना है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, AMU में रखना है, और ये केल्विन में। ये शॉर्टकट हमको बहुत काम आता है, आपको यहाँ तक समझना है, यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए। ना समझ आया? तो ये मैंने अभी क्या बताया है आपको मैंने बताया पार्टिकल का वेव नेचर का। इसके अलावा यहाँ से और कैसे क्वेश्चंस आते हैं, देखो सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसा आता है, देखो आपको बोल देगा कि एक पार्टिकल है, उसका वेव लेंथ पहले कुछ था, अभी कुछ हो गया, तो मोमेंटम में क्या चेंज आया है ये पूछेगा। यहाँ से रेशियो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। मैं एकदम सिंपल सा बता रहा हूँ आपको, बहुत आसान है। देखो लैम्डा बराबर होता है H/P और लैम्डा बराबर होता है H/√2m/k। तो क्वेश्चन बोलेगा पहले जब लैम्डा कुछ था तो उसका पी कुछ और था, अभी लैम्डा कुछ और हो गया, तो बताओ पी का वैल्यू क्या होगा, ऐसा बोलेगा। तो आपको सिंपल समझना है, सर यहाँ पे जो लैम्डा है ना वो पी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर पी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो λ2/λ1 बराबर क्या लिख सकता हूँ, P1/P2। आपको ये याद रखना ही है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। इसमें से कोई भी 3 चीज़ों का वैल्यू दे देता है और चौथी चीज़ का वैल्यू हमको निकालने बोलता है। आपको क्लियर होना चाहिए यहाँ तक, ठीक है। इसके अलावा लैम्डा जो है वहाँ पर रूट के का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, आपको ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। तो रूट की क्या होता है, तो यहाँ पर λ2/λ1 और आपको इक्वल्स टू K1/K2। यहाँ तक कोई भी 3 चीज़ दे देता है, ये जो चारों में से कोई भी 3 चीज़ देता है, 1 2 3 चारों में से कोई भी 3 चीज़ देगा, चौथा चीज़ हमको निकालने बोलता है। यहाँ तक समझ आया क्या? जैसे फोटोन के पास जो रेडिएशन है, जिसका हम लोगों ने क्या बोला है, जो रेडिएशन है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, उसका हम लोगों ने क्या नाम रखा है, फोटोन। वैसे ये जो पार्टिकल है और वो जो फोटोन थे उनके पास एनर्जी होता था। एनर्जी क्या लिखा था मैंने उस वाले में, फोटोन के लिए क्या लिखा था, Sc/λ। वैसे ही ये जो पार्टिकल्स हैं इनके पास भी एनर्जी होता है, लेकिन इस चैप्टर में जो पार्टिकल है उनके पास सिर्फ एक ही एनर्जी होता है, के मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी। तो इसके अलावा जो आपको थर्ड चीज़ याद रखना है, यहाँ पर जो याद रखना है, यहाँ पर इनका फॉर्मूला है, इनके पास काइनेटिक एनर्जी होता है, के बराबर होता है h² λ²/2m। ये इनका फॉर्मूला है, आपको ये याद रखना है। यहाँ से पार्टिकल से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक अच्छे से समझ आया भाई? इतना ही है, देखो इतना ही है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ से अच्छे से समझ आया। इसके अलावा यहाँ से और कैसा क्वेश्चन बन सकता है, ये तो फोटोन के बाद मैंने पार्टिकल बता दिया, ये तो सेकंड टाइप हो गया। मैंने बोला ये चैप्टर को मैंने 3 भागों में बांटा, एक फोटोन, एक पार्टिकल। फोटोन जो पहले पढ़ा, पार्टिकल जो अभी पढ़ा, और थर्ड पार्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो 3 भागों में इस चैप्टर को मैंने बांटा। तो थर्ड पार्ट में आने से पहले अपन इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको इरेज कर दो, ठीक है। देखो ठीक है, ये पार्टिकल्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, ये पार्टिकल के बारे में इतना आया समझ। ये है पार्टिकल के बारे में, ये सेकंड पेज है। फर्स्ट पेज फोटोन के बारे में था, सेकंड पेज पार्टिकल के बारे में है। अब थर्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो यहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर मतलब पार्ट है, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब उसमें आते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो मैं बोल रहा हूँ आपको वो समझना है, वो याद रखना है, तभी यहाँ के क्वेश्चन बनेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब होता है, फोटो मतलब होता है लाइट, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रॉन, और इफेक्ट मतलब लाइट के आने से इलेक्ट्रॉन का बनना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। लाइट क्या है, वेव है, इलेक्ट्रॉन क्या है, पार्टिकल है, मतलब वेव से पार्टिकल का बनना ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए।
जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान समझना, यहाँ से कौन आया, लाइट आया। लाइट, लाइट कहाँ से आता है, कोई सोर्स से आता है, यहाँ से सोर्स से क्या आया, लाइट आया। लाइट आया। अब लाइट किसी ऐसे मैटर पर टकराया, जैसे मेटल्स ले लो, मेटल जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस लाइट ने इसको एनर्जी दिया और यहाँ से क्या निकला हमारा, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसी को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लाइट के आने से इलेक्ट्रॉन का निकलना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और कैसे समझ सकते हैं, गीले कपड़े को धूप में सुखाया, तो धूप में सुखाने से जो वाटर के मॉलिक्यूल्स थे उन्होंने कपड़े को छोड़कर बाहर निकल गए। वैसे ही समझो, इलेक्ट्रॉन्स जो थे, ये लाइट के आने से इलेक्ट्रॉन्स बाहर चले गए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यहाँ तक क्लियर हुआ कि आपको मैंने क्या बताना चाहा है, यह फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यहाँ तक समझ आया। जो लाइट आ रहा है उसके पास क्या क्या है, तो लाइट के पास होता है एनर्जी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। ये तीन लाइट के पास होते हैं। तो लाइट के पास होता है एनर्जी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी। इन तीनों में से कोई एक चीज़ दे देगा, वो है लाइट के बारे में। इन तीनों में से कोई एक चीज़ दे देगा, वो है लाइट के बारे में। एनर्जी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, इन तीनों में से कोई एक चीज़ देगा लाइट का, एनर्जी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। यहाँ तक समझ आया क्या? ठीक है। जो निकल रहा है इलेक्ट्रॉन, उसका वेवलेंथ या उसका एनर्जी नहीं है, वो अलग है। ठीक है, तो लाइट जो आ रहा है उसके पास है एनर्जी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। ये जिससे टकरा रहा है उसके पास है वर्क फंक्शन। ये जिससे टकरा रहा है उसके पास है वर्क फंक्शन। मतलब ये मैटर की प्रॉपर्टी है। जैसे लाइट के पास एनर्जी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी है, वैसे इसके पास होता है फाई, लैम्डा नॉट और ये न्यू नॉट। बस इतना समझो। ये तीनों क्या है, तो ये तीनों डिसाइडिंग फैक्टर हैं। ये तीनों डिसाइड करते हैं कि भाई हम जो लाइट है उससे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे कि नहीं। अगर इन तीनों को लगता है कि ये जो एनर्जी है वो सफिशिएंट नहीं है एनर्जी निकालने के लिए, तो वो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तो एनर्जी से इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाता। मतलब ये फाई, लैम्डा, न्यू में से कोई एक दिया है तो आप पता लगा सकते हो कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा कि नहीं। मैं जो बोल रहा हूँ वो याद रखना है, पहली बात। ठीक है, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, पीई लिखते हैं ना इसको, पीईई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पीईई, ये तभी होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी होता है जब हैपेंस, ये तभी होता है जब हमारे आने वाली एनर्जी फाई से, फाई भी एक टाइप ऑफ एनर्जी है, लेकिन ये जो फाई है इसका नाम है वर्क फंक्शन। ये बताता है कि अगर मेरा वर्क फंक्शन 10 है तो आने वाला 10 से ज़्यादा होना चाहिए, तभी मैं इलेक्ट्रॉन को निकालूंगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए ई का वैल्यू 5 से ज़्यादा होना चाहिए। जो मैं बोल रहा हूँ वो याद रखना। न्यू का वैल्यू न्यू नॉट से ज़्यादा होना चाहिए, इसका नाम है वर्क फंक्शन। इसका नाम है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड होता है बर्दाश्त करना। थ्रेशोल्ड मतलब इसका वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से अगर इसका ज़्यादा है, मटेरियल का थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से आने वाले लाइट का वेवलेंथ ज़्यादा है, तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। सॉरी, वेवलेंथ बोल रहा हूँ मैं बार बार, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। सॉरी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है तभी निकलेगा, ये है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जो बोल रहा हूँ वो याद रखना। और जो आने वाले लाइट का वेवलेंथ है वो कम होना चाहिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से, तो ये है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। जो मैं बता रहा हूं अच्छे से समझो भाई। आया लाइट, निकला इलेक्ट्रॉन, आया लाइट, निकला इलेक्ट्रॉन, मतलब यहां पर क्या हो रहा है, आया है वेव, निकला है पार्टिकल, आया है वेव, निकला है पार्टिकल। यहां पर ये जो निकलने का फैक्टर है वो डिपेंड करता है फाई, लैम्डा नॉट और न्यू नॉट पे। ये तीनों मटेरियल की प्रॉपर्टी है। ठीक है, फाई का वैल्यू अगर ई से ज़्यादा है तो हम कंफर्म बोल सकते हैं। इन तीनों में से कोई एक चीज़ दिया होगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर न्यू नॉट का वैल्यू से ज़्यादा है न्यू, तो भी निकलेगा। लैम्डा नॉट का वैल्यू अगर ज़्यादा है और ये कम है तब निकलेगा। मतलब ये दोनों ज़्यादा होना चाहिए मटेरियल का, लेकिन ये वाला मटेरियल का क्या होना चाहिए, मतलब इन दोनों जो है ई और न्यू वो मटेरियल से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ये जो है लैम्डा नॉट वो मटेरियल का ज़्यादा होना चाहिए वेवलेंथ। यहाँ से समझ आया, तभी यहाँ से एनर्जी निकलेगा। तो आने वाला जो है वो है लाइट, आने वाला जो है वो है लाइट, और निकलने वाला जो है वो है पार्टिकल, पार्टिकल। निकलने वाला जो है वो है पार्टिकल। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? निकलने वाला जो है वो है पार्टिकल। ठीक है, यहाँ पर देखो आप,
निकलने वाला पार्टिकल है। अब निकलने वाले के पास क्या क्या होता है देखो, तो जो मैं बता रहा हूँ ध्यान समझना, जो तो निकलने वाले के पास होता है, अब आपको पता है कि सर आने वाले के पास जो एनर्जी होता है उसको ई बोलते हैं, और पार्टिकल की एनर्जी को इस चैप्टर में के बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो निकलने वाले के पास होता है काइनेटिक एनर्जी, जिसका पहला फॉर्मूला है के बराबर ई माइनस फाइव। ये आपको रटना है भाई। मतलब अगर ये 10 की स्पीड 10 का एनर्जी लेके आ रहा है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, और इसका फाइव है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 10 का लेके आ रहा है तो 2 ये खुद खा जाएगा, और जो बचेगा उसको निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को दे देगा एज अ फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो पहला इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा। हर वो चीज़ जिसके पास काइनेटिक एनर्जी है मतलब वो मोशन में होगा, और मोशन में कुछ स्पीड से होगा, तो स्पीड का फॉर्मूला होता है, ये है स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है देखो, तो स्पीड का फॉर्मूला होता है 6 × 10⁵ रूट के किस में होना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर जितना भी एनर्जी है हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही पढ़ते हैं, तो स्पीड का फॉर्मूला ये हो जाएगा। सेकंड, थर्ड यहाँ से जो निकालने बोलता है वो होता है करंट। यह है करंट क्या होता है देखिए, तो करंट होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। करंट होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरली नंबर ऑफ फोटॉन्स के बराबर होते हैं, मतलब जितने फोटॉन्स यहाँ पे टकराते हैं उतने ज़्यादा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। फोर्थ यहाँ से पूछ सकते हैं आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, बशर्ते जो काइनेटिक एनर्जी है वो होना चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर ये 10 जूल है तो ये 10 नहीं होगा, लेकिन अगर ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी 10 वोल्ट होगा। देखो जो निकल रहा है इलेक्ट्रॉन उसका काइनेटिक एनर्जी पूछेगा, उसका स्पीड पूछ सकता है, उसका करंट पूछ सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना ही तो करंट कहलाता है। तो वहाँ से कितना करंट होगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ से ये पूछ लेगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ से ये पूछ सकता है। इसके अलावा जो निकलने वाला इलेक्ट्रॉन है उसका और क्या पूछ सकता है, वेव लेंथ। उसका क्या पूछ सकता है, वेव लेंथ। अब तुम लोग बोलोगे सर यहाँ पर तो वेव लेंथ दिया हुआ है आने वाले लाइट का, तो आने वाले लाइट का वेव लेंथ अलग है, जो निकलने वाला है उसका वेव लेंथ अलग है, क्योंकि निकलने वाला क्या है, पार्टिकल है, आने वाला क्या है, लाइट है, तो दोनों का वेव लेंथ अलग अलग होता है। तो ये इसका क्या पूछ सकते हैं, निकलने वाले का वेव लेंथ पूछ सकता है। यहाँ से समझ आया, तो यहाँ इसका वेव लेंथ पूछ सकता है। तो इसका वेव लेंथ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का वेव लेंथ आप लोगों ने पढ़ा है, क्या होता है 12.27 रूट के। अभी तो बताया पार्टिकल नेचर में एंगस्ट्रॉम, अभी बताया मैंने पार्टिकल नेचर में। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या, ये पूछ सकता है। तो ये चीज़ें यहाँ से पूछ सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी, स्पीड, करंट, स्टॉपिंग पोटेंशियल और उसका वेवलेंथ। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या, यहाँ तक इतना पूछ सकता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से फर्स्ट टॉपिक का क्वेश्चन ये है। आपको E5 दे देगा, E दे देगा, E नहीं देगा तो लैम्डा देगा। तो आपको पता है कि सर फोटोन का हम जो ये जो आ रहा है लाइट का हम लोग एनर्जी कैसे निकालते हैं, SC/λ से, तो आप वो निकाल लेना। फाई का वैल्यू देगा तो K निकल जाएगा, K निकल जाएगा तो V भी निकल जाएगा। यहाँ से I नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालोगे तो इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएगा। जनरली होता है, हमेशा नहीं होता, क्वेश्चन में बोल देगा अगर हम नहीं होगा तो। और V0 जो है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, ये लैम्डा होता है। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या, यह फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से इसके अलावा दो टाइप के क्वेश्चन और, दूसरा टाइप, ये पहला टाइप है, ये फर्स्ट टाइप है। इसके अलावा सेकंड टाइप, यहां से सेकंड टाइप का, सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या आता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं देखिए। सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या आता है, वो बोलते हैं कि कोई लाइट है, उसका वेवलेंथ λ1 है। जब λ1 वेवलेंथ वाला आया तो λ1 है तो इसकी एनर्जी क्या होगी, E1 होगी, हाँ कि ना, E1 होगी। तो λ1 एनर्जी वाला आया या E1 एनर्जी वाला आया, तो निकलने वाले का काइनेटिक एनर्जी था K1। अगर काइनेटिक एनर्जी K1 है तो जाहिर सी बात है इसका कोई स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा, सपोज करो वो V1 है, स्टॉपिंग पोटेंशियल सपोज करो V1 है। यहाँ पर V क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। इसी में सेकंड क्या बोलेगा, अगर इसी में कोई दूसरा लाइट आता जिसका वेवलेंथ λ2 है, अगर ये λ2 है तो इसका एनर्जी भी दूसरा होगा E2, तो निकलने वाले का काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, दूसरा होगा। अगर निकलने वाले का काइनेटिक एनर्जी K2 है
और स्टॉपिंग पोटेंशियल V2 है। तो क्वेश्चन पूछता है, ये सब दे देगा, क्वेश्चन पूछता है तो मुझे बताओ लैम्डा नॉट या न्यू नॉट का वैल्यू क्या होगा। ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। आपको नीट में कम से कम 4-5 क्वेश्चन PYQ में ऐसा मिल ही जाएगा। दो अलग अलग वेवलेंथ दिया है, दो अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया है, तो हमको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछेगा। ठीक है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टॉपिक का क्वेश्चन है। तो देखो लैम्डा नॉट क्या होगा। तो जो लैम्डा नॉट होता है वो क्या होता है, देखो लैम्डा नॉट अगर इसका सीधा शॉर्टकट फॉर्मूला बताऊं तो ये होता है V2 माइनस V1 अपॉन V2 बाय लैम्डा 1 माइनस V1 बाय लैम्डा 2। ये आपको याद रखना है। न्यू का क्या होता है, तो V2 न्यू 1 माइनस V1 न्यू 2 अपॉन V2 माइनस V1। ये आपको याद रखना है। आपको ये याद रहेगा क्या, यहाँ तक आपको याद रखना है। ये सेकंड टाइप का यहाँ से क्वेश्चन आता है। इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं। तो ये मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के 2 वैरायटी के क्वेश्चन बता दिए। यहाँ से इन 2 वैरायटी का आता है। अगर मैं पूरा समराइज करूँ तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये है। यहाँ तक क्लियर हो। यहाँ पे मैं सबका नाम भी बता देता हूँ क्या क्या है। तो पहला के का मतलब है यहाँ पे, के का मतलब है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, स्मॉल वी का मतलब है यहाँ पे, स्मॉल वी है स्पीड। यहाँ पे आई जो है वो है करंट। यहाँ पे वी नॉट जो है वो है स्टॉपिंग पोटेंशियल। और यहाँ पे जो लैम्डा है वो है वेवलेंथ। देखो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो 3 टॉपिक बोला था, 3 टॉपिक खत्म हो गया। ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया। पहला हम लोगों ने क्या पढ़ा, रेडिएशन के बारे में, जिसको हम लोग पहले वेव बोलते थे उसको पार्टिकल बोला। फिर हम लोगों ने मैटर के बारे में पढ़ा, जिसको हम लोग पहले पार्टिकल बोलते थे उसको हम लोगों ने वेव बोला। फिर हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आता तो वेव है, निकलता पार्टिकल है। जो वेव आता है उसका हम लोगों ने पहले प्रॉपर्टी पढ़ चुका है, जो इलेक्ट्रॉन निकल है उसकी प्रॉपर्टी हम लोगों ने देख ली। तो इस टाइप का क्वेश्चन बनता है सेकंड। ये टाइप का क्वेश्चन बनता है। थोड़ा बहुत आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए तो और अच्छे से समझ आएगा, और इसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे तो और अच्छे से क्लियर होता है। ठीक है, तो मैं एक बार देखता हूँ क्या क्या है। तो पहला तो ये था हमारा फोटोन के बारे में, हमको इतना सब कुछ पता होना चाहिए पहला फोटोन के बारे में। सेकंड हमको पता होना चाहिए था पार्टिकल के बारे में ये सब चीज़। ठीक है, और थर्ड हमको पता होना चाहिए था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में ये सब। ठीक है, अब इसके बाद जो मैं फोर्थ बताने वाला हूँ वो है एक्स्ट्रा शॉर्ट्स। अब देखिए एक्स्ट्रा शॉर्ट्स क्या है, मस्त चीज़ है एक्स्ट्रा शॉर्ट्स। ये है यहाँ से आया रेडिएशन, ये टकराया किसी पे, टकराने से निकला है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला। इसको मस्त से बनाते हैं यार, मज़ा नहीं आ रहा है। मस्त से बनाते हैं इसको। पहले सोर्स बनाते हैं, फिर बनाते हैं एक, ठीक है, फिर बनाते हैं एरो, ठीक, फिर बनाते हैं और क्या है, ठीक है, यहाँ से आया है लाइट, यहाँ से निकला इलेक्ट्रॉन। अब मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान देना, ध्यान से समझना। ठीक है, पावर जो होता है सोर्स का पावर वो कभी चेंज नहीं होता। सपोज करिए 1000 वाट का है, पावर है। ठीक है, अब समझो जैसे जैसे सोर्स से दूर जाते हैं तो सबसे पहला चीज़ मैंने बताया इंटेंसिटी क्या होता है। अब देखना कि जब हम लोग लाइट के पास होते हैं, जैसे आग है, हम जब आग के पास होते हैं तो हमारा हाथ ज़्यादा जलता है। जैसे हम आग से दूर जाते तो आग का इफेक्ट क्या होता है, कम हो जाता है, हाँ कि ना। तो इंटेंसिटी क्या होता है, डिस्टेंस के साथ कम होता है। तो इंटेंसिटी जो होता है ये है डिस्टेंस के साथ कम होता है, डिस्टेंस के साथ। यहाँ पर जो डी है वो है डिस्टेंस, बस इतना समझो, डिस्टेंस है। ठीक है, जो मैं बताने जा रहा हूँ समझो। और इलेक्ट्रॉन के कंटिन्यूसली बहने को बोलते हैं, इसको बोलते हैं करंट। यही है करंट बोलते हैं।
और करंट किससे बनते हैं? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ज़्यादा करंट होंगे, हाँ कि ना। तो पहला ये इंटेंसिटी मैंने बता दिया, डिस्टेंस पे डिपेंड करते हैं। सेकंड मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान रखना है, जो हमारा करंट है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे। जितना ज़्यादा इंटेंस होगा उतना ज़्यादा करंट होगा, मतलब उतने ज़्यादा नंबर ऑफ क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तभी तो करंट उतना ज़्यादा होगा। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तभी ज़्यादा होंगे जब नंबर ऑफ फोटॉन्स ज़्यादा होंगे। और ये करंट, इंटेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स सब एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। अगर इंटेंसिटी कम है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स भी कम हो रहे होंगे, और करंट भी क्या रहा होगा? कम रहा होगा। और ये सब डिपेंड करता है डिस्टेंस पे। आए कि नहीं आया समझ? और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी तो है, काइनेटिक एनर्जी। ये किस पे डिपेंड करता है फिर? तो थर्ड चीज, थर्ड काइनेटिक एनर्जी हो गया, ठीक है। एनर्जी ऑफ फोटोन हो गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया, स्पीड हो गया, वी लिखा है ना मैंने, वी न्यू नहीं लिखा है, वी लिखा है, ठीक है। स्पीड हो गया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन हो गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया, न्यू हो गया, और वेव लेंथ हो गया, वेव लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। ये सब के सब डिपेंड करते हैं, इज अ फंक्शन ऑफ, फंक्शन मतलब डिपेंड करना। कैसे डिपेंड करते हैं वो अलग अलग है, इसलिए मैंने लिखा फंक्शन ऑफ। ये दोनों डिपेंड करते हैं लैम्डा और न्यू पे, और वो भी किसके? लाइट पे, ठीक है, लाइट के। तो याद रखना लाइट के इंटेंसिटी पे ये लोग डिपेंड करते हैं, लेकिन लाइट के लैम्डा और न्यू पे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ फोटोन, वी नॉट, न्यू वी स्पीड है, ये वी स्पीड है, स्पीड, और ये लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब डिपेंड करता है उसके लैम्डा और न्यू पे। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? इसके बाद अगला देखो, इसके बाद अगला देखो। यहाँ तक मैंने समझा दिया, ठीक है। यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर होना ही चाहिए। तो ये मैंने एक्स्ट्रा शॉर्ट्स में ये सब बताया आपको। इसके अलावा फोर्थ देखो, अगर कभी बोल दे आपको, अगर आपको बोलते हैं वेवलेंथ ऑफ फोटोन और वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल, आप देखो दोनों मिक्सर को मैंने कर दिया, दोनों का वेवलेंथ अगर सेम है, वेवलेंथ ऑफ फोटोन और पार्टिकल सेम है, तो उनके एनर्जीज का रेशियो बोलेगा। तो फोटोन को तो हम लोग ई रिप्रेजेंट करते थे और इसकी एनर्जी को के ऑफ पार्टिकल, तो इनका रेशियो जो होता है वो होता है 2c/v। याद रखना 2c/v होता है। अगर इसी में फिफ्थ नंबर अगर हमको ये बोलते हैं कि एनर्जी ऑफ फोटोन और काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल बराबर हैं, अगर इन दोनों को बोलते हैं ये दोनों बराबर हैं, तो क्या होगा? देखो अगर ये दोनों बराबर हैं तो इनका जो फोटोन अपॉन पार्टिकल का जो रेशियो होगा वो होगा c, बाहर में आ जाएगा 2m/e। ये आपको याद रखना है। अगर वेवलेंथ सेम है, फोटोन और पार्टिकल दोनों अलग अलग चीज़ है, फोटोन क्या है? वेव है, पार्टिकल तो मैटर है, दोनों का वेवलेंथ सेम है, तो ये हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। ये एक्स्ट्रा शॉर्ट्स है, ये अच्छे से याद रखना भाई, ये सब एक्स्ट्रा है, ठीक है। ये है 6। अब देखो 6 नंबर का पॉइंट क्या बोला, अगर इफ वेवलेंथ सेम देन मोमेंटम विल बी ऑलवेज सेम। अगर कोई भी दो चीज़ों का वेवलेंथ सेम है तो उनका मोमेंटम भी हमेशा सेम ही होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? इतना आपको समझना है। तो ये मैंने आपको एक्स्ट्रा शॉर्ट्स दिया। कहाँ से है ये एक्स्ट्रा शॉर्ट्स? ठीक है, यहाँ से आपको ये याद रखना है, ये एक्स्ट्रा शॉर्ट्स है। ये 6-7 पॉइंट मैंने आपको बताया, वो आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? ठीक है। अब इसके बाद कौन सा वाला पार्ट बच गया हमारा? ग्राफ। तो जो ग्राफ मैं बोलूँगा वो ग्राफ के सिवाय आपको और कुछ भी ध्यान नहीं रखना है और कुछ भी याद नहीं रखना है। अगर वो सारे ग्राफ आपको आ गए तो आपको इस चैप्टर का पूरा ग्राफ आ जाएगा। बस वो लास्ट टॉपिक है, बस खत्म होने वाला है ना। ध्यान से देखो, लास्ट टॉपिक तो वह है हमारा ग्राफ।
वो है हमारा ग्राफ। ठीक है, सबसे पहला ग्राफ, सबसे पहला नंबर का ग्राफ है। से नहीं लिखते हैं, मजे नहीं आ रहे, मस्त से लिखते हैं। ठीक है, ग्राफ। ठीक, अब देखो ग्राफ, ग्राफ में देखो सबसे पहला जो ग्राफ है वो आपको पता होना चाहिए कि y बराबर mx होता है। ऐसे y बराबर mx मतलब कैसा ग्राफ बनता है इसका, तो आपको पता होना चाहिए सर y बराबर mx का ग्राफ ऐसा बनता है। सेकंड, y बराबर mx माइनस सी प्लस सी, अगर प्लस सी होता तो ग्राफ कैसे बनता, तो ग्राफ थोड़ा ऊपर से बनता है। अगर ये y है और ये x है तो, और यहाँ पर m क्या होता है, तो m जो होता है वो इसका स्लोप होता है, स्लोप, इसी को हम लोग टेन थीटा बोलते हैं, स्लोप, ये इसी को m बोलते हैं, स्लोप है। ये समझ आया, ये स्लोप है m, और ये y है और ये हमारा x है। यहाँ तो समझ आया क्या। इसके अलावा थर्ड जो होता है वो होता है y बराबर mx माइनस सी। बस जो बोल रहा हूँ ध्यान देना बच्चों, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से कैसा ग्राफ बनता है, तो यहाँ से अगर ये ऐसा है तो इसका ग्राफ स्टार्ट होता था नीचे से, ये थोड़ा ऊपर तक जाता है। ठीक है, तो ये y हो गया और ये x हो गया। अगर पॉजिटिव प्लस सी है तो ऊपर आएगा, निगेटिव प्लस सी है तो नीचे से स्टार्ट होगा, और कुछ नहीं है तो सेंटर से, ओरिजिन से स्टार्ट होता है। यहाँ तक क्लियर हुआ। यहाँ से कौन कौन सा ग्राफ इस चैप्टर में देखना है, तो पहला करंट वर्सेस इंटेंसिटी, करंट वर्सेस इंटेंसिटी, तो इसका याद रखना, करंट वर्सेस इंटेंसिटी का ऐसे बनता है। इंटेंसिटी जितना बढ़ाओगे करंट उतना बढ़ता है, वो तो मैं पहले बता दिया हूँ, करंट उतना ही बढ़ता है, पहला ग्राफ। सेकंड, जो मैं बोल रहा हूँ उसको याद रखना, सेकंड ग्राफ, ऐसा ग्राफ कौन सा है, इस टाइप का ग्राफ यहाँ पर कौन सा है। ठीक है, तो इस टाइप का ग्राफ हो सकता है k बराबर, ऐसा बोल सकते हैं, यहाँ पर इस टाइप का ग्राफ है e बराबर k प्लस फाइव, ये समझ आया, e बराबर k प्लस फाइव, तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होगा। यहाँ पर e एक एक्सिस है, k एक एक्सिस है, या न्यू एक एक्सिस है, न्यू, तो e बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, h न्यू प्लस फाइव। यहाँ तक क्लियर हुआ। यहाँ पर जो स्लोप है, स्लोप है m, वो h के बराबर होगा। देखो ना, ये जो ये y है, ये x है, ये हमारा क्या हो जाएगा, m। आया समझ यहाँ तक। थर्ड, इस टाइप का ग्राफ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान समझना। अब इसके बाद जो फोर्थ, थर्ड नंबर का ग्राफ है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ जो बोल रहा हूँ वो याद रखना। यहाँ कौन कौन से ग्राफ होते हैं, तो फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी का जो ग्राफ होता है वो हमेशा ऐसे ही स्टार्ट होता है, और इसका जो स्लोप होता है, स्लोप वो बराबर होता है h के। ठीक है, इसका जो स्लोप होता है वो बराबर होता है h के। ये पहला ग्राफ यहाँ का है। सेकंड, यहाँ का जो सेकंड ग्राफ है वो होता है काइनेटिक एनर्जी और 1/λ का। देखो कुछ नहीं है भाई, काइनेटिक एनर्जी और आवृत्ति का बोलेगा, सॉरी फ्रीक्वेंसी का बोलेगा, तो ऐसा काइनेटिक एनर्जी और 1/λ का बोलेगा। ठीक है, ठीक है, तो इसका भी बनता है ऐसा, नीचे से स्टार्ट होता है फिर ऐसे ऊपर जाता है, सेम। ठीक, यहाँ पे जहाँ पर ये कट करता है वहाँ पर हमको थ्रेशोल्ड मिलता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पर 1/थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस ये मैंने बोला ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, तो इसमें और वैरायटीज़ हैं। अगर आपको कभी स्टॉपिंग पोटेंशियल बोल दें, स्टॉपिंग पोटेंशियल और इसके बीच V0, सेम ग्राफ बनेगा। ठीक है, बस इसका ये जो है स्लोप, वो पहले h था, अब वो h/e हो जाएगा। ठीक है, इसका जो स्लोप है, इसका जो स्लोप है वो hc होता है।
ठीक है। स्लोप कभी बदलता नहीं है, स्लोप चेंज नहीं होता है। V0 और ये है 1/λ। ये ग्राफ आपको ध्यान रखना है। ये यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे जो स्लोप हो जाएगा वो हो जाएगा m बराबर SC/E। यहाँ पर अगेन 1/λ0 देगा, यहाँ पर अगेन 1/μ0 देगा। तो ये ग्राफ आपको याद रखना है। देखो मैंने कितना सारा ग्राफ बनाया है अभी। ये देखो, ये सब ग्राफ आपको याद रखना है, ये ग्राफ आपको याद रखना है, ठीक है। ग्राफ में ये 3 ग्राफ मैंने बताया है। 2-3 बार लिखोगे तो ये सब ग्राफ याद हो जाएगा, 2-3 बार लिखोगे तो सब ग्राफ याद हो जाएगा। अगर आपने ये चैप्टर थोड़ा बहुत पहले से पढ़ा है तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये 3 टाइप के ग्राफ, इसके अलावा 2 और ग्राफ बताने वाला हूँ, बस फिर ये चैप्टर ख़त्म, ठीक है। इसके अलावा वो उसको याद रखना है बस। तो 4th नंबर का जो ग्राफ है वो बनता है आपके एनोड के पोटेंशियल और करंट के बीच, एनोड के पोटेंशियल और करंट के बीच, ठीक है। यहाँ तक समझ आए। अब यहाँ पे देखो, ये ऐसे है, ऐसे है। देखो ये तीनों लाइन एक ही जगह मिल रहे हैं। अगर तीनों लाइन एक ही जगह मिल रहे हैं तो जहाँ पे ये मिलता है उसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। जहाँ ये मिलेगा वो है स्टॉपिंग पोटेंशियल। जो बोल रहा हूँ उसको याद रखना, स्टॉपिंग पोटेंशियल। और ये तीनों अलग अलग लाइन ये शो करते हैं कि तीनों का इंटेंसिटी क्या है, अलग अलग है, I1, I2 और I3। अगर ये लाइन अलग अलग है तो इंटेंसिटी, मतलब ये देखो इनका करंट तो अलग अलग है ही, इनका इंटेंसिटी भी अलग अलग है। ये I जो है वो है इंटेंसिटी। अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल एक ही है तो इससे ये पता चलता है कि सबकी फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है। यहाँ तक समझ आया क्या आपको? ये ग्राफ आपको याद रखना है। इसके अलावा 5th नंबर का ग्राफ है, वो है यही ग्राफ है। अब इसमें क्या करूँगा अलग, देखिए इसमें ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, देखो इन सब का स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग है। ये 1 है, ये सेकंड का स्टॉपिंग पोटेंशियल है, थर्ड का स्टॉपिंग पोटेंशियल है। मतलब ये तीनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल अलग अलग, अलग अलग। तो फ्रीक्वेंसीज भी क्या होगी, अलग अलग, ठीक है। यहाँ पे देखो इनका सबका करंट सेम है, सेम सैचुरेशन करंट बोल सकते हैं। ये जो मैक्सिमम करंट है उसी को सैचुरेशन करंट बोलते हैं। ये जो मैक्सिमम करंट है, ऑल हैव सेम सैचुरेशन करंट। अगर सबका करंट सेम है तो सबका इंटेंसिटी भी क्या होगा, होगा। देखो इस ग्राफ से क्या सीखने को मिला, अगर इधर की लाइन अलग है तो इंटेंसिटी अलग अलग होगा, इधर की लाइन अगर अलग है तो फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगा। इधर की लाइन एक साथ है तो सबका फ्रीक्वेंसी सेम होगा लेकिन इंटेंसिटी अलग अलग है। लाइन अलग अलग है तो फ्रीक्वेंसी अलग अलग है लेकिन इंटेंसिटी क्या है, सेम है। तो ये चैप्टर यहाँ पर हो गया है ख़त्म। इसके अलावा आपको अगर पूरा चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आएगा। थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो समझ आ जाएगा, लेकिन आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो थोड़ा मुश्किल होगा, ये कंफर्म है। इसके अलावा ये सब चीज़ों को 2-3 बार पढ़ो, लिखो, उसके बाद क्वेश्चन बनाओ, पक्का बनेगा। और क्वेश्चन नहीं बन रहा है, अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है या शॉर्ट नोट चाहिए या कुछ पूछना है या क्वेश्चंस चाहिए तो कमेंट करना, डीएम करना, मैं आपको दे दूंगा वो सब। इसका शॉर्ट नोट भी मेरे पास है, मैं शॉर्ट नोट भी आपको दे दूंगा। तो ये चैप्टर इतना ही है, इतना ही है भाई, इसको बहुत ज़्यादा लेंदी मत करना, बहुत ईजी चैप्टर है, ठीक है। देखो मैं एक बार शुरू से दिखाता हूँ क्या क्या पढ़ा है हम लोगों ने। तो पहला हम लोगों ने पढ़ा फोटॉन्स के बारे में। फोटोन, लाइट, वेव, रे बोलेगा मतलब वो फोटोन के अंदर आता है। फोटोन को पार्टिकल जैसा पढ़ते हैं इस चैप्टर में। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है पार्टिकल के बारे में। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये 3 टॉपिक खत्म हुआ। फिर मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा बताया ये सब, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया है ग्राफ,
ग्राफ। तो मैंने आपको ये 3 बेसिक ग्राफ बताया और ये 2 टाइप का ग्राफ आपको याद रखना है। इसके अलावा इस चैप्टर में जो है वो है थ्योरी। अब थ्योरी बताने से नहीं चैप्टर थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, है 10-15 मिनट का, लेकिन चैप्टर लेंदी हो जाएगा। अगर आपको थ्योरी जानना ही है तो मुझे कमेंट करना, मैं बताऊंगा थ्योरी क्या क्या है, या मैं आपको PDF दे दूंगा, या मैं आपको जो मेन 4-5 लाइन का थ्योरी है मैं आपको दे दूंगा कैसे भी। लेकिन आप इतना मेन थ्योरी के पहले वाला पढ़ लेना, जो फॉर्मूला है थ्योरी तो मैं आपको बता ही दूंगा। अगर आपको चाहिए होगा तो कमेंट करना, नहीं तो मुझसे डायरेक्टली आगे पूछ सकते हो। यहाँ तक हो गया हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, सब खत्म हो चुका है। आप क्वेश्चन बनाइए और ये शॉर्ट नोट अच्छे से बना के, ठीक है। थैंक यू।